अगर कोई इंसान 2008 से पहले अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहा था ना, तो टेक्निकली वो एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब पर बैठा था। बिल्कुल। एक ऐसी सिचुएशन जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा हो सकता है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके पार्टनर की सिर्फ एक सिंगल छोटी सी गलती और अचानक से बैंक उस इंसान का घर, उसकी गाड़ी सब नीलाम कर सकता था। I mean, सुनने में ये किसी लीगल थ्रिलर या हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना, पर रियलिटी ये है कि एक ज़माने में पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए ये एक एकदम खौफनाक और सच्ची हकीकत थी। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी का डर। इस डर ने न जाने कितने ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज को पेपर पर आने से पहले ही खत्म कर दिया था। लोग यही सोचते थे कि यार प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने बच्चों के सर से छत कौन छीनेगा। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का जो मिशन है ना, वो इसी डर के अंत को समझना है। एग्जैक्टली। आज हम एक ऐसी चीज का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जिसने इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम का पूरा डीएनए ही बदल कर रख दिया। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसे हम कॉमनली एलएलपी एक्ट कहते हैं। और इसके लिए हमने टैक्समैन की डिटेल लीगल कमेंट्रीज, मोतीलाल ओसवाल की इन डेप्थ रिपोर्ट्स और कई क्रूशियल लीगल स्टडी मटेरियल्स को फिल्टर किया है। तो लेट्स अनपैक कि कैसे इस एक सिंगल कानून ने ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की आज़ादी और कॉर्पोरेट कंपनी की सेफ्टी को एक साथ ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल, पर इस एलएलपी के मैजिक को समझने के लिए ना, पहले उस नाइटमेयर को समझना पड़ेगा जिसे सॉल्व करने के लिए इसे लाया गया था। मतलब द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, वो कानून जो ब्रिटिश एरा के टाइम से चला आ रहा था। इस एक्ट का फाउंडेशनल प्रिंसिपल ही यही था कि पार्टनरशिप का मतलब है एवरीथिंग इज शेयर्ड। राइट, प्रॉफिट शेयर्ड, मेहनत शेयर्ड, और सबसे डेंजरस पार्ट, रिस्क कंप्लीटली शेयर्ड। 1932 के कानून के तहत एक रूल था जिसे लीगल भाषा में कहते हैं अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। लेकिन इस फ्रेज का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? मतलब व्हाई वाज इट सो टॉक्सिक? इसका मैकेनिज्म समझते हैं। हाँ, क्योंकि अनलिमिटेड का सीधा मतलब है कि बिजनेस की औकात और पार्टनर की औकात में कोई फर्क नहीं है। एकदम सही। कानून की नजरों में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज है। अगर फर्म कर्जे में डूब जाती है या किसी वेंडर का पेमेंट डिफॉल्ट करती है, तो क्रेडिटर्स सिर्फ बिजनेस के बैंक अकाउंट तक नहीं रुकेंगे, वो डायरेक्ट पार्टनर के पर्सनल घर के दरवाजे पर आएंगे। ओ गॉड, हाँ, मतलब पार्टनर की पर्सनल फिक्स डिपॉजिट्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पर्सनल व्हीकल्स, सब कुछ अटैच किया जा सकता है उस कर्जे को चुकाने के लिए। बिजनेस का रिस्क सीधा पर्सनल लाइफ में ब्लीड कर रहा था। हमारी सोर्सेज में इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक टॉम और जेनिफर का बहुत ही क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, वो एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट की सीरियरिटी को एकदम परफेक्टली हाईलाइट करता है। इमेजिन कीजिए, टॉम और जेनिफर मिलकर एक लोकल न्यूज़पेपर चलाते हैं। ट्रेडिशनल 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप के अंडर सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक दिन जेनिफर डिसाइड करती है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो एक हफ्ते की छुट्टी पर गोवा चली जाती है, काम से एकदम डिस्कनेक्टेड। और पीछे से टॉम, जो न्यूज़पेपर का डेली ऑपरेशन देख रहा है, उसे डेडलाइन मीट करनी है और कंटेंट कम पड़ रहा है, तो वो जल्दबाजी में किसी दूसरे बड़े नेशनल न्यूज़पेपर का एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल उठाता है और बिना किसी परमिशन के अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, उस बड़े न्यूज़पेपर के लॉयर्स नोटिस भेजते हैं और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एक मैसिव लॉ सूट फाइल कर देते हैं। सीधा करोड़ रुपए का क्लेम। और यहीं पर ना 1932 एक्ट का सबसे ब्रूटल रूप सामने आता है। बिल्कुल, जेनिफर जो गोवा के किसी बीच पर रिलैक्स कर रही थी, जिसे इस कॉपी पेस्ट जॉब का कोई आइडिया ही नहीं था, उसने पर्सनली कोई गलती नहीं की। लेकिन जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का रूल कहता है कि क्रेडिटर्स किसी भी एक पार्टनर को पकड़कर पूरा का पूरा पैसा वसूल सकते हैं। एग्जैक्टली। जेनिफर को उस पूरे हर्जाने के लिए पर्सनली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। उसकी सारी लाइफ सेविंग सिर्फ टॉम की एक बेवकूफी की वजह से वाइप आउट हो सकती है। अब यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, मतलब अगर ये पार्टनरशिप स्ट्रक्चर इतना ही डेंजरस था, तो लोग इसमें बिजनेस करते ही क्यों थे? क्या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? वेल, ऑल्टरनेटिव था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना। पर छोटे ट्रेडर्स या दो दोस्तों के नए स्टार्टअप के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना अपने आप में एक अलग नाइटमेयर था। हाँ, प्राइवेट कंपनी का मतलब है हैवी कॉर्पोरेट कंप्लायंस, आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास लगातार फाइलिंग्स, हर साल मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। भले ही बिजनेस ने 1 रुपया भी ना कमाया हो,
फॉर्मल बोर्ड मीटिंग्स जिनके डिटेल्ड मिनट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और इन सबको हैंडल करने के लिए सीए और कंपनी सेक्रेटरीज की भारी भरकम फीस। तो एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए ये पूरी तरह से आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। या तो 1932 वाली पार्टनरशिप बनाओ जहां फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन पर्सनल घर दांव पर लगा है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ जहां घर सेफ है लेकिन कागजी कार्रवाई का इतना भारी बोझ है कि बिजनेस करने का टाइम ही नहीं बचेगा। कोई अपनी जीवन भर की कमाई किसी और की गलती के लिए दांव पर क्यों लगाएगा? और इसी स्ट्रगल, इसी कुआं और खाई के ठीक बीच में से एक नया रास्ता निकाला गया। साल 2008 में इंडियन पार्लियामेंट ने द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पास किया। ये कानून 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स का एक फ्रेमवर्क लाया जिसने एक ही स्ट्रोक में उस पुराने अनलिमिटेड लायबिलिटी के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि एलएलपी कोई स्टैंडर्ड लीगल अपडेट नहीं था। नहीं, ये एक परफेक्ट हाइब्रिड इन्वेंशन थी। इसने पार्टनरशिप की आजादी को उठाया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी की सेफ्टी शील्ड के साथ मर्ज कर दिया। इस हाइब्रिड मॉडल का सबसे कोर फाउंडेशन है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझते हैं। 1932 की पार्टनरशिप में फर्म और पार्टनर्स एक ही थे, लेकिन एलएलपी एक्ट ने कानून की आंखों में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर दिया। मतलब जब एक एलएलपी रजिस्टर होती है तो वो अपने पार्टनर्स से पूरी तरह अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। हाँ, वो अपने नाम पर जमीन खरीद सकती है, अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और अगर किसी को केस करना है तो वो एलएलपी पर केस करेगा, पार्टनर्स पर पर्सनली नहीं। इसको एक एनालॉजी से विजुअलाइज करते हैं। एलएलपी एक इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य कवच या शील्ड की तरह काम करती है। मान लीजिए 2 दोस्तों ने 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक एलएलपी शुरू की। टोटल कैपिटल हो गया 1 करोड़। उन्होंने अग्रेसिवली बिजनेस किया पर मार्केट क्रैश कर गया और बिजनेस पर 3 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। अब लेंडर्स पैसा मांगने आएंगे तो एलएलपी का बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, उसके कंप्यूटर और एसेट्स बिक जाएंगे। वो 1 करोड़ रुपए जो बिजनेस में लगाए थे वो डूब गए, लेकिन बाकी बचे 2 करोड़ के कर्जे के लिए लेंडर्स उस शील्ड को तोड़कर पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकते। ओह वाओ, मतलब पार्टनर्स का पर्सनल बैंक बैलेंस, उनका प्राइवेट घर, उनकी गाड़ी एब्सोल्युटली सेफ। एकदम सेफ। उनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनके कंट्रीब्यूट किए गए उस 50 लाख तक ही लिमिटेड थी। यही इस पूरे लॉ का मैजिक है। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, परपेचुअल सक्सेशन। पुरानी पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम थी कि अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फर्म वही डिसॉल्व हो जाती थी, बिजनेस खत्म। लेकिन एलएलपी क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसलिए इस पर किसी पार्टनर के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर एलएलपी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक उसे लीगली बंद ना किया जाए। प्लस इस पूरे स्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं रखी है। आप चाहें तो बहुत कम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वेट, यहाँ एक बहुत डीप कॉन्फ्लिक्ट आता है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? हमने बिजनेस स्ट्रक्चर को अलग करके बाहरी दुनिया और आउटसाइड क्रेडिटर्स से तो खुद को बचा लिया। द शील्ड इज वर्किंग परफेक्टली अगेंस्ट आउटसाइडर्स। लेकिन उस टॉम और जेनिफर वाली केस का क्या? ओहो एग्जैक्टली, जेनिफर तो खुद अपने ही पार्टनर टॉम की बेवकूफी का शिकार हुई थी ना। वही तो, अगर आपकी कंपनी को कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि आपका अपना ही पार्टनर अंदर से डुबा दें तो क्या एलएलपी वहां प्रोटेक्ट करेगी? और यहीं पर एलएलपी एक्ट का सबसे रेवोल्यूशनरी रूल प्ले में आता है। इस एक रूल ने म्यूचुअल एजेंसी के सदियों पुराने कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दफना दिया। इसे थोड़ा लीगली ब्रेक डाउन करते हैं। 1932 के एक्ट का सबसे ट्रू टेस्ट यही था कि वहां म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती थी। इसका सिंपल मतलब था कि हर पार्टनर एक ही टाइम पर 2 रोल्स प्ले कर रहा है। वो अपनी फर्म का भी एजेंट है और वो अपने बाकी सारे पार्टनर्स का भी एजेंट है। उसके हर एक्शन, हर साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाकी सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबल थे। ये ऐसा था जैसे एक कार जिसमें 2 स्टीयरिंग व्हील्स लगे हों और अगर एक ड्राइवर गलती से कार खाई हुई गिरा दे तो पुलिस दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देगी, चाहे दूसरा सो रहा हो। एलएलपी एक्ट ने इस डेंजरस रूल को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। एलएलपी के फ्रेमवर्क में एक नया प्रिंसिपल लाया गया। एक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एलएलपी यानी उस आर्टिफिशियल फर्म का एजेंट होता है, वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। तो इन प्रैक्टिस इसका सीधा इंपैक्ट ये है कि अगर पार्टनर ए ने कोई भारी गलती की या कोई फ्रॉड कमिट किया
तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पार्टनर एक ही होगी। और ज्यादा से ज्यादा एलएलपी की फर्म लेवल एसेट्स तक जाएगी। जो पार्टनर बी इनोसेंट है, उसका पर्सनल करियर, उसका लाइसेंस पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेगा। कानून ए की गलती के लिए बी को पनिश नहीं करेगा। अगर हम टैक्समैन के एनालिसिस को देखें तो इस एक सिंगल क्लॉज ने ना प्रोफेशनल सेक्टर्स में सुनामी ला दी थी। इमेजिन कीजिए एक बड़ी सीए फर्म या एक लॉ फर्म जहां 50 पार्टनर्स हैं। ऐसी मेगा फर्म्स में एक पार्टनर दूसरे 49 पार्टनर्स के हर एक्शन को माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकता ना? बिल्कुल नहीं। और अगर किसी एक सीए पार्टनर ने किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट करने में लापरवाही कर दी और मल्टी करोड़ की पेनल्टी लग गई, तो पुराने रूल के हिसाब से बाकी 49 इनोसेंट पार्टनर्स के पर्सनल लाइसेंस कैंसिल हो सकते थे और घर बिक सकते थे। एलएलपी ने आकर प्रोफेशनल्स को इस चेन से आजाद किया। यही वजह है कि आज के टाइम में लगभग हर बड़ी सीए फर्म, लॉ फर्म एलएलपी मॉडल को प्रेफर करती हैं। वो कहावत है ना कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एलएलपी एक्ट ने इस कहावत को बिजनेस में अप्लाई होने से ब्लॉक कर दिया है। नाउ होल्ड ऑन, इस पॉइंट पर आकर एक बहुत बड़ा ऑब्वियस सवाल दिमाग में आना चाहिए। हाँ, कि अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकते और इंटरनल पार्टनर की गलती का रिस्क भी दूसरे पार्टनर पर नहीं आ रहा, तो ये तो किसी भी फ्रॉडस्टर के लिए एक अल्टीमेट पैराडाइज बन गया ना। गवर्नमेंट इन पर नजर कैसे रखेगी? ये क्वेश्चन लॉ मेकर्स के दिमाग में भी था। सिक्योरिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी से भागना नहीं हो सकता। तो रूल्स लगाए गए, पर उन्हें बहुत ही स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले तो एलएलपी को फॉर्म करना कोई हैंडशेक एग्रीमेंट नहीं है। इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एमसीए पोर्टल पर फिलिप फॉर्म के जरिए मैंडेटरी है। पर असल मास्टर स्ट्रोक था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट। एलएलपी एक्ट कहता है कि भले ही आपकी फॉर्म में 50 पार्टनर्स हों, पर कम से कम 2 पार्टनर्स को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी डीपी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और इन 2 में से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है। बाय द वे, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट है। पहले रेजिडेंट ऑफ इंडिया की लिमिट 182 दिन थी, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसे घटाकर 120 दिन कर दिया है, ताकि ग्लोबल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में एलएलपी सेटअप करने में कोई हर्डल ना आए। हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास एक डीपीआईएन यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो एक ट्रैकेबल आईडी है। अब अगर कंप्लायंस की बात करें तो ये प्राइवेट कंपनी के मुकाबले आधी से भी कम है। प्राइवेट कंपनी में एजीएम बुलानी पड़ती है। एलएलपी में ऐसा कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी आजादी मिलती है ऑडिट्स में। एलएलपी में ऑडिट सिर्फ तब मैंडेटरी है जब या तो टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाए या कैपिटल 25 लाख से ज्यादा हो। आपको साल में सिर्फ 2 फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, फॉर्म 8 और फॉर्म 11। दैट्स इट। पर आइए वापस उस फ्रॉड वाले सवाल पर चलते हैं। जब कंप्लायंस इतना कम है तो अगर ये फॉर्म टाइम पर फाइल नहीं हुए तो सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी? यहीं पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रियल डिजाइन समझ आता है। बिजनेस के फाइनेंशियल लॉसेस के लिए पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, पर लीगल कंप्लायंस को पूरा करने की 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की होती है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो पेनल्टी फर्म पर तो लगेगी ही, पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर डायरेक्टली हेवी फाइन लगाया जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे स्कूल क्लासरूम में टीचर का क्लास मॉनिटर बना देना। हाँ, बाकी बच्चे अपना काम करे, लेकिन अगर क्लास में शोर होता है तो प्रिंसिपल हर बच्चे को नहीं पीटेगा, वो सीधा मॉनिटर को सजा देगा। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल लायबिलिटी भले ही लिमिटेड हो, पर कंप्लायंस लायबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और इसी बैलेंस ने एलएलपी को इतना रिलायबल बना दिया है कि आज देश के लगभग 20% ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स ने खुद को एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया है। तब सवाल उठता है कि क्या हर बिजनेस को एलएलपी बन जाना चाहिए? चलिए इसकी तुलना बाकी विकल्पों से करते हैं, जैसे एचयूएफ बनाम एलएलपी। एचयूएफ टैक्स बचाने और फैमिली वेल्थ के लिए अच्छा है, पर उसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वहाँ एलएलपी एक सेफर ऑल्टरनेटिव है, पर अगर प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें तो पिक्चर बदल जाती है। अगर आपको वीसी से फंडिंग उठानी है या शेयर्स इशू करने हैं तो प्राइवेट कंपनी ही बेस्ट है, क्योंकि एलएलपी शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। ये केवल बैंक लोन या पार्टनर्स के पैसों पर चलती है। तो एलएलपी उनके लिए है जैसे टेक स्टार्टअप, जहां एक्सटर्नल फंडिंग अभी नहीं चाहिए, कंसल्टेंसी फर्म या हाई ट्रस्ट वाला फैमिली बिजनेस। बिना भारी खर्च के एक फॉर्मल और प्रोफेशनल पहचान देता है ये स्ट्रक्चर। समराइज करें तो एलएलपी एक्ट 2008 ने अनलिमिटेड लायबिलिटी के खौफ को खत्म किया
और कम कागजी कार्रवाई के साथ बिजनेस करने का एक मॉडर्न तरीका दिया। चाहे कोई फ्रीलांसर एजेंसी शुरू कर रहा हो या फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल रूप दे रहा हो, सही स्ट्रक्चर चुनना अपनी कमाई को सुरक्षित रखने का पहला कदम है। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी छानबीन के अंत में मैं एक सोचने लायक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। क्या सवाल है वो? LLP पार्टनर्स की निजी संपत्ति को बिजनेस के घाटे से तो बचा लेता है। हाँ, वो तो है। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर को कंप्लायंस में हुई चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराता है। राइट। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लिमिटेड लायबिलिटी का अभेद्य कवच सच में बिजनेस चलाने वालों को पूरी तरह सुरक्षित करता है, या ये सिर्फ रिस्क की दिशा को फाइनेंस से हटाकर कानूनी कागजातों की तरफ मोड़ देता है? ओह वाओ, दैट्स अ डीप थॉट। मतलब रिस्क बस शिफ्ट हो गया। एग्जैक्टली। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें बिजनेस शुरू करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।